जय हिंद। आप सबका स्वागत है आस एजुकेशन सेंटर के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग जो है साइंस के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम फिजिक्स के जो है ऑलरेडी 12 चैप्टर को हमने कवर अप कर लिया है। ये हमारा जो है 13 चैप्टर है, जिसमें हम साउंड और वेव से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। इस श्रृंखला में जो है ऑलरेडी हमने जो है 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हम लोग जो है ऑलमोस्ट जो है 50 क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिया है। अब इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है 51 के जो है ऑनवर्ड जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। हमारा पहले से इस टॉपिक के अंदर जो है 2 वीडियो बन चुके हैं, तो अगर आप उन दोनों लेक्चर को नहीं सुना है तो एक बार कृपया उनको सुन ले, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन सके इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए, तो आज का पहला सवाल लेते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कि जो है यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी। तो देखिए, ध्वनि की गति तो आपकी जो होती है जो है ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से जो है कौन कौन से जो है फैक्टर है, इसको बोलते हैं हम लोग जो है फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं। तो पहला है आपका टेम्परेचर होता है, पहला आपका ताप होता है। ताप जो होता है ये समानुपाती होती है, तो ध्वनि की जो चाल होती है, आपकी जो स्पीड होती है, ध्वनि की जो स्पीड होगी वो जो है अंडर रूट में टेम्परेचर के जो है समानुपाती होती है। रूट जो है रूट में टेम्परेचर के समानुपाती होती है। मतलब कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और अगर टेम्परेचर को आपने घटा दिया तो वेलोसिटी भी क्या होगी, घट जाएगी। तो 1 डिग्री तापमान के बढ़ने पे अगर आपने जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ा दिया, ठीक, 1 डिग्री बढ़ा दिया, तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी, 61 मीटर पर सेकेंड जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, ये होता है ध्वनि की चाल के ऊपर तापमान का प्रभाव। दूसरा होता है आपका जो है ध्वनि की चाल के ऊपर जो है आपका जो है आर्द्रता का प्रभाव, ह्यूमिडिटी का प्रभाव। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, तो आर्द्रता समानुपाती होती है स्पीड की। ये क्या होती है, समानुपाती होती है आपकी जो है स्पीड की, ह्यूमिडिटी जो है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी जहाँ जहाँ पे जो है आपकी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी अगर अधिक हो गई, मान लीजिए ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो स्पीड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, घटेगी तो घट जाएगा। ठीक है। दूसरा जो होता है आपका डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्वनि की जो चाल होती है वो आपकी जो है घनत्व जो होता है, डेंसिटी के जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो स्पीड जो होती है ये डेंसिटी के जो है रूट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो डेंसिटी के जो है रूट के जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सॉरी दाब का कोई प्रभाव नहीं, ध्वनि की चाल के ऊपर जो है ध्वनि की चाल के ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब बढ़े चाहे बैठे, ध्वनि की चाल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। तो हमसे यहाँ पूछा गया ताप के बढ़ने पर ध्वनि की गति क्या होती, बढ़ जाती है। ताप बढ़ाइएगा ध्वनि की गति बढ़ जाएगी, कितना से बढ़ेगा, तो 61.61 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है बढ़ जाएगा। 1 डिग्री बढ़ाएंगे तापमान तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी 0.61 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है बढ़ जाएगी अपना। ठीक है, ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो ध्वनि की चाल जो है तापमान पर निर्भर करती है, समानुपाती होती है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे बढ़ते जाएगा। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति अधिकतम होगी, तो किसमें जो है ध्वनि की गति जो है अधिकतम हो सकती है। यहाँ पे हमको जो है अलग अलग वैल्यू दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो है एक ही कोई टेम्परेचर दिया हो गया, मान लीजिए टेम्परेचर हो 20 डिग्री हो या 25 डिग्री हो, और उस पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे जो है ध्वनि की इसमें जो है चाल पूछी जा रही है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है ध्वनि की चाल जो है, तो आयरन में जो होता है आपका जो है 51-30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे होता है 64-20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एल्युमिनियम में जो है 6420 मीटर पर सेकेंड। आयरन में होता है 5130 मीटर पर सेकेंड, और उसमें होता है आपका जो है निकिल और जो है आपका जो है 60-40 और 59-60। ये होता है आपका जो है 59-60 मीटर पर सेकेंड,
और ये होता है 60-40 मीटर पर सेकेंड। ये होता है आपका निकिल में। तो आई स्टील में कितना होता है 5960, और निकिल में आपका होता है 6040। यहाँ पे आयरन में है 5130, एल्युमिनियम में 6420। इस तरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किस में मिल रही है? एल्युमिनियम में मिल रही है। एल्युमिनियम में 6000 है, 6420 है। बाकी की अपेक्षा एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल जो है अधिक होती है। तो ये डिपेंड करता है प्रत्यास्थता पे, जे जितना ज्यादा प्रत्यास्थ होगा उसकी चाल उतनी अधिक होगी, ध्वनि में उसकी चाल ध्वनि की चाल उसी में अधिक होती है। तो आपकी जो स्पीड होता है ये अपना स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी जो है मीडियम की जो है इलास्टिसिटी के, मीडियम के इलास्टिसिटी के समानुपाती होती है। तो इलास्टिसिटी अगर अधिक है, मीडियम की अगर इलास्टिसिटी क्या है अधिक है, तो ऑब्वियस है उसका क्या होगा, उसका जो है आपका जो है ये रूट में भी होता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी जितना अधिक हो जाएगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका ध्वनि की चाल हो जाएगी। ठीक, तो इलास्टिसिटी से जो है समानुपाती होता है। एल्युमिनियम की इलास्टिसिटी अधिक है तो चाल भी अधिक होगा। दूसरा चलिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में, निम्नलिखित में से किस माध्यम में, तो ध्वनि की इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और भी फैक्टर मायने रखते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग पदार्थों में जो है ध्वनि की चाल अलग अलग होगी, टेम्परेचर के साथ भी वेरी करेगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष ताप पर सबसे तेज यात्रा करेगी, किस माध्यम में? तो हम लोग को पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम होता है आपके गैस में, गैस में सबसे कम होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सॉलिड में सबसे अधिक होगा। सॉलिड कौन है यहाँ पे? तो निम्नलिखित में से सबसे तेज यात्रा कौन करेगी? तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि सॉलिड, तो सॉलिड हमारे पास क्या है? सॉलिड हमारे पास जो है पानी नहीं है, वायु नहीं है, तो हमारे पास एक शीशा है और हमारे पास जो है लोहा है। तो लोहा और शीशा जो है दो हमारे पास सॉलिड है। तो इसमें सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा अपने जो है आयरन में हो जाएगा। ठीक है, आयरन में जो है सबसे अधिक हो जाएगा। आयरन में जो है ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक हो जाएगी, 5130 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, तो इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक जो होती है, सबसे अधिक होगी वो हमारे आयरन में हो जाएगी, आपका लोहा में हो जाएगी। प्रत्यास्थता के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रत्यास्थता जितना अधिक होगा ध्वनि की चाल उतनी बढ़ती जाएगी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती? तो हम लोग को पता है कौन सी किरणें नहीं प्रवेश कर पाएंगी। तो पराबैंगनी किरणें प्रवेश नहीं कर पाएंगी, क्यों? क्योंकि जो है ओजोन लेयर इसको रोक देता है। तो पराबैंगनी किरणों को कौन लिखता है? O3, नहीं, ओजोन। आपका ओजोन जो है क्या करती है, ये ओजोन जो है आपकी जो है ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर जो है ओजोन परत, ओजोन परत क्या करती है, हानिकारक जो हार्मफुल जो है यूवी रेडिएशन होता है उसको जो है रोकती है। हार्मफुल यूवी रेडिएशन को जो है ओजोन लेयर जो है रोक देती है, जिसके कारण ये हम तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो बाकी ये सब क्या है, ये सब सब जो है रेडियो तरंगे हो गए, ये सब क्या है, सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सब के सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी जो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे भी क्या होता है, एक्सरे भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है इनकी स्पीड क्या होती है, इनकी स्पीड जो है प्रकाश के चाल के बराबर होती है, 3 × 10⁸ हो सकती है। ठीक है, इनको मीडियम नहीं चाहिए, ये बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकते हैं, मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं, निर्वात में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं, निर्वात में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक, तो ये इनके साथ खासियत है, और ये हमारे ये हम तक जो है पहुंचते हैं। इसमें से केवल कौन, पराबैंगनी जो होता है आपका यूवी रे, उसको रोक दिया जाता है, किसके द्वारा, ओजोन लेयर द्वारा। एक्सरे का इस्तेमाल हम लोग जो है हड्डी की हड्डी जो है टूटा हुआ है या नहीं उसकी जांच करने में, एक्सरे करने में हम लोग करते हैं। तो इसके द्वारा हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि हड्डी वाकई में कहाँ पे टूटी है, कितना बड़ा इंजरी है। साथ ही साथ जो है आपको ये बात याद रखनी है कि जो एक्सरे होता है, एक्सरे जो है मांसपेशियों को तो भेज सकता है लेकिन हड्डी को नहीं भेज सकता, हड्डी के आर पार नहीं जा सकता। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी बात कि जो एक्सरे होता है ये क्या होता है, एक्सरे ऐसे हम लोग क्या करेंगे
एक्सरे जो है कैसे धातुओं से निकल सकता है, तो ऐसा कोई धातु होना चाहिए, ऐसा कोई मेटल होना चाहिए जिसका गलनांक जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई किसका है अपने पास टंगस्टन है। टंगस्टन, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, टंगस्टन को W से दिखाते हैं, और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन होता है, ठीक है, टंगस्टन 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 है जिसका फिलामेंट बना होता है, उसी पे हम लोग जो है उसके द्वारा जो है हम लोग एक्सरे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला देखिए, संपीड़न का निर्माण उस स्थान पे होता है जहां पे वायुदाब उच्च होगा, हमेशा याद रखिएगा। संपीड़न ये वाला है, ठीक है, फिर होता है विरलन, फिर होगा संपीड़न, फिर होगा अपना विरलन। ध्वनि ऐसे ही चलती है। तो ये जो संपीड़न है, ठीक है, ये जो संपीड़न है और ये क्या है, विरलन। फिर आएगा आपका संपीड़न, फिर आएगा आपका विरलन। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे याद रखिए, संपीड़न की जगह पे क्या होता है, संपीड़न में क्या होता है, दाब उच्च होता है, दाब अधिक होता है, और यहाँ पे घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है, दाब और घनत्व दोनों होता है। जबकि विरलन में क्या होता है, यहाँ पे दाब कम हो जाता है, दाब कम होता है और घनत्व भी जो है कम होता है। दाब और घनत्व दोनों क्या होता है, कम होता है। दाब और घनत्व दोनों कम होता है, दाब घनत्व दोनों कम होता है। जबकि आपका जो है जहां पे संपीड़न होता है वहां पे क्या होता है, दाब और घनत्व दोनों उच्च होता है। तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि संपीड़न का जो निर्माण होता है उस स्थान पे क्या होगा, तो दाब भी उच्च होगा और आपका दाब और घनत्व दोनों उच्च होगा। और अगर यही विरलन के जगह पे पूछ लिया होता तो हम लोग क्या बोलते, विरलन के जगह पे पूछता तो हम लोग बोलते कि वो कम होता। विरलन में जो है दाब कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, ध्वनि ऐसे ही आगे बढ़ती है। तो आपसे पूछेगा ध्वनि जो है, ध्वनि तरंगे जो है माध्यम में किस प्रकार गमन करती है, तो आप बोलिएगा संपीड़न व विरलन के माध्यम से आगे की तरफ गमन करती हैं ध्वनि तरंगे। कर्ण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत, कर्ण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत बोल रहा है, लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यह किस प्रकार के तरंगों की चर्चा की गई है, तो ये जो अनुप्रस्थ तरंग होती है, हमेशा याद रखिए अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, ये जो है कंपन, कंपन के लंबवत होते हैं, कंपन के लंबवत होते हैं। अनुदैर्घ्य क्या होते हैं, विक्षोभ जो है प्रकाश तरंग के लंबवत होती है, ठीक है। अनुदैर्घ्य क्या होते हैं, इनके जो होते हैं क्या खासियत है, ये जो है कंपन के समानांतर होते हैं, कंपन के समानांतर होते हैं, कंपन के समानांतर होते हैं। यांत्रिक, इन यांत्रिक इसको बोलते हैं जिनको माध्यम चाहिए, ऐसी ऐसी तरंगे जिनको माध्यम आवश्यक होता है, माध्यम आवश्यक होता है। कौन सा माध्यम, वो ठोस हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, ठोस हो, द्रव्य हो या फिर गैस हो, लेकिन माध्यम चाहिए इनको, ठोस, द्रव्य और गैस, ये माध्यम इनको चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर कंपन जो है लंबवत हो गया तो क्या कहलाएगा, ये अनुप्रस्थ कहलाएगा। और इसका एग्जांपल ले लेंगे आप, प्रकाश ले लेंगे आप, जो है समानांतर कौन कंपन करता है, तो ये अनुदैर्घ्य होता है। और इसमें क्या ले सकते हैं आप, ध्वनि का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य है, जबकि प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ। आप बस इतना याद रखिएगा, सुनने के लिए धैर्य की जरूरत पड़ती, क्या होता है, सुनने के लिए, किसी भी चीज को सुनने के लिए आपको धैर्य की जरूरत पड़ेगी। मतलब ध्वनि सुनने के लिए क्या होगा, धैर्य चाहिए, इसलिए ध्वनि कैसी होगी, अनुधैर्य तरंग होगी, अनुधैर्य, अनुधैर्य तरंग होगी। ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है, ध्वनि तरंगों की विशेषता क्या नहीं है, तो ध्वनि तरंगों की विशेषता क्या, देखिए ध्वनि तरंगों में आयाम होता है, आवृत्ति होती है, वेग होता है, सब कुछ होता है। लेकिन हर्ट्ज तो आवृत्ति का एक मात्रक है, तो वो विशेषता कैसे हो सकती है, हर्ट्ज जो क्या है आवृत्ति का एक मात्रक है, तो वो विशेषता में नहीं आ सकती। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ध्वनि की विशेषता में हम किसको नहीं रखेंगे, हम ध्वनि की विशेषता में जो हर्ट्ज को नहीं रखेंगे हम, ठीक है, ध्वनि की विशेषता में जो है हम लोग हर्ट्ज को नहीं रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हर्ट्ज हो जाएगा। जबकि यहाँ पे आयाम होगा, आयाम क्या होता है, तो ये जो है अधिकतम विस्थापन होता है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। जैसे ये है अपना, ये जो है मैक्सिमम, कर्ण यहाँ था यहाँ तक जाएगा, ये मैक्सिमम होता है, इसको आयाम बोलते हैं, ठीक है, आयाम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसी को हम लोग, एम्पलीट्यूड बोला जाता है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, प्रबलता पे निर्भर, प्रबलता जो है, प्रबलता जो है आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, आयाम का स्क्वायर हो जाएगा एम्पलीट्यूड का। आवृत्ति क्या होती है, ये जो है नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है,
ये जो है एक तरह से जो है कंपन की संख्या होती है, कंपन दोलन की संख्या, कंपन दोलन की संख्या होती है, कंपन दोलन की संख्या होती है। वेग तो आप समझ ही रहे हैं कितना तेज जा रहा है। हर टच क्या होता है, ये जो है यूनिट होता है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो है आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है, तो ध्वनि की विशेषता नहीं हो जाएगी वो। चलिए, ध्वनि गमन नहीं कर सकती, ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ध्वनि गमन हेतु माध्यम चाहिए, ध्वनि गमन हेतु माध्यम आवश्यक है, ध्वनि गमन हेतु माध्यम, ध्वनि गमन हेतु माध्यम आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए जो है मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मीडियम रिक्वायर्ड फॉर साउंड प्रोपागेशन। तो साउंड के प्रोपागेशन के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। तो आपका साउंड का जो स्पीड होता है वो सबसे अधिक किस में होता है, स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है सबसे अधिक होता है आपके सॉलिड में, सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपके होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है आपके गैस में। ठीक है, तो यहाँ पे निर्वात में तो यह स्पेस है, निर्वात में कुछ नहीं मिलेगा, वैक्यूम है ये, वैक्यूम में कुछ थोड़ी ना, वैक्यूम तो मीडियम नहीं होता, इसलिए जो है आपका जो है ध्वनि ट्रेवल नहीं कर पाएगी, ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं करेगी। ठीक है, ध्वनि कमन, ध्वनि के गमन करने के लिए कम से कम माध्यम में प्रत्यास्थता का होना बहुत जरूरी है, माध्यम का प्रत्यास्था बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे माध्यम ही नहीं है तो प्रत्यास्था कहाँ से आएगी, इसलिए निर्वात में गति नहीं करेगी। चलिए, नर्म और छिद्र युक्त, नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने की तकनीक को क्या कहेंगे हम लोग। तो इसको जो है ध्वनिक सुरक्षा कहेंगे, या फिर जो इसी को हम लोग कहेंगे एक्वास्टिक, एक्वास्टिक होता है। ठीक है, तो जो एक्वास्टिक होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो है हम लोग साउंड को जो है ऑब्जॉर्व करते हैं, साउंड को जो है क्या किया जाता है, ऑब्जॉर्व किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो शोर होता है उसको कम किया जाता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे कर्टन्स लगा सकते हैं, पर्दे लगा सकते हैं। देखिएगा सेमिनार हॉल, सेमिनार हॉल वगैरह में क्या किया जाता है, पर्दे लगाए रहते हैं, ऊपर जो सीलिंग होती है उसको भी देखिएगा वो फाइबर के बने होंगे, नीचे की तरफ देखिएगा कालीन बिछाया जाता होगा, प्लस जो है छोटे छोटे प्लांट रखे जाते हैं, प्लांट वगैरह रखे जाते हैं। ये इसलिए रखे जाते हैं ताकि क्या हो सके, साउंड को ऑब्जर्व किया जा सके। थिएटर में भी देखिएगा, थिएटर में जो कुर्सियां होती हैं फोम की बनी होंगी। ठीक है, उनमें भी जो है दीवालों पे भी जो है अलग से जो है आपको देखिएगा कुछ लेयर चिपकाए गए होंगे, ताकि जो है साउंड को आप जो है क्या कर सके, अवशोषित कर सके, नहीं तो गूंज उत्पन्न हो जाएगा, और गूंज उत्पन्न हो जाएगा तो फिर हमको कुछ सुनाई नहीं देगा, फिर अनुरंजन हो जाएगा, फिर हम लोग जो है साफ से ध्वनि सुन नहीं पाएंगे। तो इसको बोलेंगे हम लोग जो है ध्वनिक सुरक्षा, या फिर एक्वास्टिक बोलेंगे इसको। अपवर्तन क्या होता है, तो ध्वनि तरंगों का मुड़ना होता है, ध्वनि तरंगों का अवरोध, ध्वनि तरंगों का अवरोध के किनारों से, अवरोध के किनारों से मुड़ना होता है, अवरोध के किनारों से मुड़ना, इसको हम सिंपली ऐसे बोलते हैं बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ साउंड वेव। ठीक है, इसी कारण जो हमको दूसरे कमरे में अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी आवाज हम तक पहुंच जाती है। ठीक है, क्योंकि साउंड में क्या होता है, ये डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन होता है, विवर्तन, सॉरी, ये जो है अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन इसको बोलते हैं। हाँ ठीक है, अपवर्तन क्या है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में साउंड जाएगी तो क्या होती है, वो अपने मास से डिविएट हो जाती है, अपने पास से डिविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो जो है वही जो बेंड होती है उसी को हम कहेंगे अपवर्तन। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो डिफिनीशन लिखी गई है, ये डिफिनीशन किस पे आएगी, ये डिफिनीशन आएगी आपके जो है डिफ्रैक्शन पे, ये डिफ्रैक्शन हो जाएगा, इसको डिफ्रैक्शन कर लीजिए, ये डिफ्रैक्शन होता है, इसको विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है, तो अपवर्तन जो है आपका जो है ध्वनि तरंगों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पर आपका जो है ध्वनि तरंगे, जो ध्वनि तरंगों का, ध्वनि तरंगे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, उसी को हम अपवर्तन बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक तरह से जो है डिविएशन ऑफ
साउंड वेव। ये डिविएशन है और किसका, तो साउंड वेव का होता है। व्हेन साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या करती है, अभिलंब से कभी दूर जाएगी और अभिलंब के कभी नजदीक आ जाती है। अगर आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है तो अभिलंब से दूर चली जाएगी, और अगर विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अपवर्तन के कारण ये रात में ध्वनि ज्यादा दूर तक सुनाई देती है दिन की अपेक्षा। ठीक है, चलिए। ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, ध्वनि हमेशा कंपन के कारण, कंपन कराएंगे तभी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन जो है वो उत्पन्न कराएगा आपका, कंपन के कारण जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपनी क्या करेगा, विक्षोभ उत्पन्न करेगा, और विक्षोभ से ही जो है ध्वनि ट्रेवल करेगी, तो कंपन के कारण जो होगा। प्रतिबिंब अपना इमेज बनाएगा, यहाँ पे हम लोग इको बोलते हैं। ध्वनि का इमेज मतलब क्या, इको। अपवर्तन मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पर ध्वनि का विचलन होना, ध्वनि तरंगों का विचलन ही कंपन कहलाया। घूर्णन रोटेशन होगा, घूर्णन मतलब दोलन की बात कर रहे हैं, दोलन। ठीक है, ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं कि कितना बार जो है घूमेंगे, एक सेकेंड में जो है कितना बार जो है घुमा, ये जो है कितना चक्कर लगाया जाएगा उसको बोला जाएगा घूर्णन। दोलन की संख्या बता रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या कहेंगे, कंपन कहेंगे, कंपन, कंपन होता है। अगला चलिए, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विलयन उत्पन्न होता है। तो संपीड़न और विलयन जो है किसके कारण होगा, संपीड़न और विलयन के लिए क्या चाहिए, देखिए संपीड़न और विलयन जो है तब उत्पन्न होगा जब हम लोग क्या चाहिए, दाब और ताप होता है। ठीक है, दाब के कारण होगा। संपीड़न और विलयन जो है उत्पन्न क्यों होता है, तो संपीड़न विलयन में क्या होता है, दाब और घनत्व रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जहां पे दाब और घनत्व अधिक हो जाएगा वहां पे संपीड़न होगा, जहां पे दाब और घनत्व कम होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे विलयन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है, तो किस पर निर्भर करेगा, तो ये जो है दाब पर निर्भर करेगा, दाब पर निर्भर करता है। हमेशा याद रखिएगा, जहां पे आपका संपीड़न हो और जहां पे विलयन हो, ये हो गया आपका संपीड़न, ये हो गया आपका विरलन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दाब उच्च होता है, दाब अधिक होता है और घनत्व भी अधिक होता है। यहाँ पे क्या होता है, दाब आपका कम होता है और घनत्व भी कम हो जाता है। ठीक है, घनत्व भी कम होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो संपीड़न और विलयन जो है उत्पन्न होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, तो हवा की दाब के कारण। हवा में जो दाब, अगर दाब अधिक होगा तो संपीड़न होगा, दाब कम होगा तो विलयन होगा। तो इस तरह से जो है चलेगा। किरणों का जो अपवर्तन होता है, ऑब्वियस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन के कारण ही क्या होगा, हमको रात में ध्वनि दूर तक सुनाई देती है, रात में ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। ठीक, जिसके कारण अपवर्तन के कारण ही होता है। ऐसे पूछेगा क्यों होता है तो बोलेंगे अपवर्तन कारण। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता को हम लोग किस में मापेंगे, तो डेसिबल में मापेंगे। ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापेंगे। ठीक है, डेसिबल में। इसका एक और मात्रक होता है बेल, नहीं, इसका एक जो है मात्रक बेल होता है, एक मात्रक फोन भी है इसका, इसका एक मात्रक जो है फोन भी होता है, फोन। बेल है, डेसिबल है, बेल है, फोन भी है एक का। इस तरह से इसके मात्रक होते हैं। हर टच किसमें, तो आवृत्ति मापते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मापते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इसका जो है रिएक्टर स्केल से हम लोग क्या मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं। आपका जो है भूकंप, ठीक है, भूकंप की जो है आपका जो है तीव्रता, अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी हम लोग माप पाएंगे। टेस्ला जो है चुंबकीय फील्ड को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापेंगे। 45 डेसिबल तक ठीक है, 45 डेसिबल से ऊपर हानिकारक होता है, 85 से ऊपर जो है खतरनाक होता है। 85 से ऊपर हम लोग बहरे हो जाएंगे, 95 से ऊपर चल जाए तो हम लोग का जो है मस्तिष्क खराब हो सकता है, हम लोग का पागलपन हो, पागल हो जाएगा व्यक्ति अगर लगातार 95 से ऊपर की ध्वनि सुनता रहे तो। अगला पूछा देखिए, ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे आवृत्ति, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापन की इकाई है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापन की इकाई हर्ट्ज, हर्ट्ज में मापते हैं हम लोग, हर्ट्ज में ठीक है, हर्ट्ज में मापते हैं। तो ये जो है हर्ट्ज में हम लोग इसको मापते हैं, हर्ट्ज में हम लोग फ्रीक्वेंसी को मापते हैं। फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है हर्ट्ज में होती है।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा हर्ट्ज में मापी जाती है। मीटर के लिए तो हम लोग क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस को मापा जाता है। न्यूटन में हम लोग फोर्स को मापते हैं, फोर्स के लिए न्यूटन इस्तेमाल करेंगे। और मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो है आपका जो है ये आपका स्पीड हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, इन सब को मापा जाता है मीटर पर सेकंड। तो हर्ट्ज में मापेंगे हम लोग, ठीक है। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद मौजूद की दूरी, दिशा, गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो होता है क्या, देखिए दो चीज होता है। एक होता है आपका जो है आ, इसमें जो है दो चीज का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो होता है आपका ट्रांसमीटर, और जो है एक होता है आपका जो है एक तो हम लोग जो है जहाँ से वेव को प्रोड्यूस करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करेंगे सोनार में। तो सोनार में जब अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करेंगे तो क्या करेगा, वो जाएगा किसी वस्तु से जाके टकरा के वापिस आएगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रांसमिशन के लिए जो है एक ट्रांसपाउंडर होना चाहिए और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, तो दूसरा हमारे पास जो है उसको जो है रिसीव करने के लिए एक जो है रिसीवर भी होना चाहिए। तो हमारे पास जो है दो चीज, एक तो ट्रांसमीटर होना चाहिए। ट्रांसमीटर तो हो गया, ट्रांसमीटर हो गया। ट्रांसमीटर से तो हम लोग क्या करेंगे, वेव को जनरेट करेंगे, वो जाएगा जाएगा और जो है किसी वस्तु से जहाज से टकरा के वापिस आएगा। अब जब वापिस आएगा तो क्या चाहिए हमको, डिटेक्टर भी चाहिए, ठीक है। रिसीव करके उसको डिटेक्ट भी तो करना पड़ेगा। इस तरह से जो है सोनार में दो चीज चाहिए, एक ट्रांसमीटर और एक डिटेक्टर होना चाहिए। ट्रांसमीटर और डिटेक्टर ये दो चीज होना चाहिए, तब जाके काम करेगा। और सोनार कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है ये कोई आपके पास कोई जहाज है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई पत्थर उथर या कुछ है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ है, समुद्र के नीचे जो है कुछ है अपना, ये कुछ भी हो सकता है, चट्टान उट्टान कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से क्या किया जाएगा, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ा जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव आएगा, टकराएगा और टकरा के वापिस जाएगा। तो टकरा के वापिस जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइम को नोट कर लेंगे, कितना सेकंड बाद आया, कितना सेकंड बाद आया, टाइम नोट कर लेंगे। तो टाइम जब नोट कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस हम लोग पता कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि जो है डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है स्पीड इनटू टाइम अपॉन 2 हो जाएगा। डिस्टेंस नहीं, क्योंकि जाने में जितना जाना और आना बराबर डिस्टेंस का होगा, तो ये होता है स्पीड इंटू टाइम अपॉन 2 होता है। स्पीड इंटू टाइम अपॉन 2, इस फॉर्मूला से हम लोग जो है डिस्टेंस पता कर लेंगे। तो ट्रांसमीटर और डिटेक्टर दो चीज होता है आपके सोनार में। सोनार का पूरा नाम क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका पूरा नाम होता है सोनार का। एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर जो है एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है। एम्पलीफायर जो है ये जो है इंक्रीज करता है आपके, एम्पलीफायर जो है इंक्रीज करता है आपके जो है एम्पलीट्यूड को, जिसके कारण करता है लाउडनेस बढ़ जाएगा, लाउडनेस जो है इंक्रीज हो जाएगा आपका एम्पलीफायर से, ठीक है। स्पीकर वगैरह आप सब समझ रहे हैं। हाँ, चलिए। एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से जो है रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसने की थी, तो बोला जाता है इसका रोंजन ने इसकी खोज की थी। रोंजन, और रोंजन के लिए जो है रोंजन ने इसकी खोज की थी, और इसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। रोंजन को जो है इनको जो क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था इनको। ये जो है नोबेल प्राइज 1901 में फर्स्ट पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन है ये, ठीक है। पहला पर्सन है जिनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रोंजन है। किसके लिए, एक्सरे की खोज के लिए। तो इन्होंने एक्सरे से हम लोग क्या करते हैं, हड्डी की टूटी फूटी हड्डी की जांच कर लेते हैं कि हड्डी कहाँ टूटा हुआ है, कितना टूटा हुआ है, ये हम लोग देख सकते हैं। एक्स किरणें मांसपेशी को तो भेद सकती है, लेकिन हड्डियों को भेद नहीं, हड्डियों के आर पार नहीं जा सकती है। तो हड्डी के आर पार नहीं जा सकती है कौन, अपने एक्सरे। तो इस तरह से हमारा जो रोंजन है, रोंजन क्या है, तो रोंजन की बात करेंगे तो रोंजन साहब जो है ये क्या होंगे, तो पहले व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार पाए हुए, पहला व्यक्ति है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता हुआ था। तो पहले व्यक्ति है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को जो है जीता है। चलिए। और ये जो है अपना रदरफोर्ड ने ये जो है परमाणु के नाभिक की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, परमाणु के केंद्र की खोज की थी। परमाणु का जो केंद्रक होता है, ठीक है, उसकी खोज की थी इन्होंने।
परमाणु के केंद्रक की खोज, नहीं परमाणु केंद्रक। और परमाणु का जो है साइज क्या होता है, एटम का साइज, एटम का साइज कोई पूछ दे तो क्या कहेंगे, बोलिएगा 10⁻⁻10 मीटर होता है। और सेंटीमीटर में पूछेगा तो बोलिएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इसी को हम एंगस्ट्रम बोल सकते हैं, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10। और अगर हमसे पूछ ले, मान लीजिए कि न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, न्यूक्लियस का मान लीजिए साइज पूछ लिया तो बोलिएगा 10⁻⁻15 मीटर होता है। सेंटीमीटर पूछेगा तो बोलिएगा 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। इसी को हम बोलते हैं फर्मी। फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, आपका जो है जो मैक्स बोर्न नहीं मैक्सवेल होता है अपना, एक जो है मैक्सवेल जो थे अपना, तो मैक्सवेल ने जो है ये जो है मैक्सवेल ने ही जो है आपका फोटोन के बारे में सबसे पहले बनाया था, फोटोन के बारे में सबसे पहले बनाया था। इन्होंने ही जो है क्वांटम थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी इन्होंने दी थी 1900 में। मैक्सवेल की बात कर रहे हैं, जिसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था 1918 में। और नील्स बोहर जो क्या किए थे, इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना की खोज इन्होंने की थी, परमाणु संरचना इन्होंने दिया था, नील्स बोहर ने, इन्हीं का सबसे फेमस है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरे जो है कौन खोजेगा, रॉन्जन खोजेंगे, रॉन्जन साहब जो है एक्सरे की खोज करेंगे। चलिए नोट डाउन कर लिए, आगे बढ़ा जाए। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि होती है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि होती है। तो रेडियो द्वारा जब भी हम लोग ध्वनि उत्पादित करेंगे तो हम लोग क्या है, चूंकि हम लोग उसको बहुत थोड़ा दूरी तक भी भेजना चाहते हैं, तो रेडियो द्वारा जो भी ध्वनि, उसमें क्या करेंगे, आयाम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसका प्रबलता को बढ़ा रहे हैं ना। तो प्रबलता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको आयाम जो है लगातार बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो थोड़ा दूर तक सुनाई दे। तो जो रेडियो जो है, रेडियो में कैसा होता है, एम्पलीफाइड जो है होता है, उसमें जो है हम लोग आयाम को बढ़ाने वाला होता है, उसमें आयाम जो है बढ़ती होती है, उत्पादित ध्वनि जो है आयाम से बढ़ती है। ठीक है, तो आयाम उसका ज्यादा होगा। हम लोग को पता है कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो आयाम के स्क्वायर होती है, नहीं तो आयाम बढ़ाना पड़ेगा आपको, एम्पलीट्यूड जो है उसका बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा। आवृत्ति तो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी आपके पिच को बताएगा, तारतम्य को बताएगा, पिच को बताएगा। ठीक, पिच नहीं, यहाँ पे पिच होना चाहिए था। ठीक, और तरंग दैर्घ्य जो है तरंग दैर्घ्य तो रेडियो वेव का तरंग दैर्घ्य ऐसे ही हाई होता है, रेडियो वेव जितनी भी होते हैं उनका जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लॉन्ग रेडियो वेव का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे हाई होता है, गामा का सबसे कम। तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। ठीक है, तरंग है, चाल है, आयाम है, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। ये तो एक तरह से क्या है, तरंग की विशेषता है, ये सब क्या है, तरंग की एक तरह से विशेषता ही है ना। जो तरंग है, आपकी चाल है, ये सब क्या है, सबके सब जो है एक तरह से तरंग की विशेषताएं होती है, ये सब तरंग में ही आपको सुनने को मिलेगा, ये सारे टर्म जो है तरंग में ही सुनने को मिलेगा आपको। नहीं, जब भी कोई तरंग ऐसे चलेगी तो यही सब आपको सुनना मिलेगा। ये जो है चाल, कितना स्पीड से यहाँ जा रहा है, आयाम है, फिर जो है तरंग दैर्घ्य है, ये दूरी को जो है तरंग दैर्घ्य लैम्डा कहा जाएगा। आवृत्ति, चक्रों की संख्या, कितना बार जो है चक्कर लगा रहा है, इसकी संख्या आवृत्ति होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो चाल जो है कि चाल जो है कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया गया, या फिर जो है एकांक समय में तय कितना दूरी, या फिर जो है दिए गए समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी जो क्या कहलाएगी, आपका चाल कहलाएगी। आयाम क्या होता है, जो कणों का जो है मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, कणों का मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि एक दोलन करने के दौरान, एक कंपन के दौरान तरंग द्वारा चली गई दूरी, एक दोलन के दौरान तरंग द्वारा चली गई दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, इसको लैम्डा से दिखाया जाता है। आवृत्ति क्या होता है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं, हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति जो है तारतम्य है, तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला सवाल देखिए, एक मात्रा है जो तरंग की प्रकृति का वर्णन करती है,
एक मात्रा है जो तरंग की प्रवृत्ति का वर्णन करती है, प्रकृति का वर्णन करती है। अब तरंग की प्रकृति का वर्णन करती है। अब यहाँ पे देखिए मात्रा बोल रहा है, तो मात्रा मात्रा जो है अपना क्या होता है, मात्रा की बात करेंगे तो एक बार तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती। अच्छा, वर्णन नहीं करती, तो यहाँ पे तरंग की प्रकृति का वर्णन कौन नहीं करेगी, देखिए कौन नहीं करती, तरंग गति तो करती है, कितना चाल चला है, आवृत्ति भी करेगी, फ्रीक्वेंसी, और तरंग दैर्घ्य भी करेगा, ऊंचाई नहीं करेगी ना, ऊंचाई नहीं करेगी। ऊंचाई जो हाइट नहीं करती, हाइट से हमको कुछ लेना देना नहीं है। एम्पलीट्यूड होता, आयाम होता, आयाम होता तो चलता, आयाम जो है अधिकतम विस्थापन को बताता है, ऊंचाई से हमको कुछ लेना देना। तरंग के बारे में ऊंचाई वाला ऐसा कोई शब्द नहीं आता। तरंग दैर्घ्य जो है एक दोलन कंपन के दौरान जो है चली गई दूरी, तरंग द्वारा चली गई दूरी है। आवृत्ति जो है दोलनों की संख्या है, ये जरूरी है तरंग के लिए। और तरंग गति मतलब जो है दिए गए समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी हो जाएगा आपका। इस तरह से सब ध्वनि की विशेषताएं हैं, तरंग की विशेषताएं हैं, लेकिन आप जो है ऊंचाई को कुछ नहीं रख सकते हैं। ऊंचाई जो है तरंग की कोई प्रकृति नहीं है, किसी भी तरह का कोई मायने नहीं रखता। समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैलों आदि का पता लगाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। सोनार का इस्तेमाल करेंगे आप, सोनार आप इसका इस्तेमाल करेंगे। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा वेव इस्तेमाल करते हैं, तो अल्ट्रा सोनिक वेव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इको के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, इको के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्ट्रा। अपस्रव ध्वनि किसको बोलते हैं, अपस्रव जो हम लोग नहीं सुन सकते, कौन सा, 20 हर्ट्ज से कम, जो 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है, एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है, एमआरआई ब्रेन के लिए इस्तेमाल करता है, पूरे बॉडी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके जो है हमारे बॉडी में जितना भी जो है इमेज को ड्रॉ किया जाता है। ठीक, हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स उसकी इमेज को ड्रॉ किया जाता है, पता किया जाता है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत खतरनाक है एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। अगला चलिए, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विलन प्रतिक्रिया शामिल है। संपीड़न और विलन जो है अनुप्रस्थ यानी अनुदैर्घ्य ध्वनि में शामिल है। हम लोग को पता है ध्वनि तरंगे जो है इसी के माध्यम से चलती है। ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग जो है संपीड़न व विलन, संपीड़न व विलन के रूप में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, संपीड़न और विलन के रूप में आगे बढ़ती है, संपीड़न और विलन के रूप में ये लोग है आगे बढ़ती है। ठीक है, और हम लोग को पता है ध्वनि कैसी तरंग है, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य है। ध्वनि कैसी है, अनुदैर्घ्य तरंग है, नहीं ये अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल है, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्घ्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा क्या होगा, अनुदैर्घ्य हो जाएगा अपना। ठीक, विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है इनको वैक्यूम में जा सकती हैं, इनको मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर लगती है, निर्वात में चल सकती है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, लंबवत होती है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, तो ये जो है कंपन के लंबवत होती है, ये जो है लंबवत होती है, कंपन के जो है लंबन होती है, माध्यम के कणों का जो कंपन होता है उसके लंबवत होती है। प्रकाश तरंगे कैसी होती है, प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ और विद्युत चुम्बकीय तरंग दोनों हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो संपीड़न और विलन के रूप में कौन आगे बढ़ेगा, ध्वनि। ध्वनि बढ़ती है, और ध्वनि कैसा, अनुदैर्घ्य है। तो ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि एक तरह का जो है अनुदैर्घ्य तरंग होती है अपना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ देखा जाए। यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी L है तो तरंग दैर्घ्य होगी। तो आपसे जो है आपको पता है कि जो है दो श्रृंग या दो क्रमागत गर्त, दो क्रमागत श्रृंग हो या दो क्रमागत गर्त हो, उनके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, उसको लैम्डा से दिखाया जाता है। ठीक है, उसको तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, उसको लैम्डा से दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हमको पूछा गया है कि जो है आपको पहले ये देखिए, ये ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा आप जो है ये पूरा का पूरा एक जो है लैम्डा का वैल्यू है। आधा दूरी के लिए क्या होता है, लैम्डा हाफ होता है, ये भी क्या है, लैम्डा हाफ है। और ये पूरा दूरी क्या हो गया, पूरा दूरी लैम्डा होगा। ये पूरा का पूरा दूरी जो है यहाँ से लेके जो है यहाँ तक की ये पूरी दूरी होगी, ये जो पूरी दूरी होगी, ये यहाँ तक की पूरी दूरी, ये होगा आपका लैम्डा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया
ये देखिए, ये होता है, इसको पीक बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। और ये जो नीचे वाला होता है इसको गर्त बोलते हैं, ट्राउट। ठीक है। अब देखिए यहां से क्या पूछा गया, एक स्ट्रिंग और इसके क्रमागत गर्त की दूरी एल है। ये स्ट्रिंग है और ये गर्त है, इनके बीच की दूरी क्या बोल रहा है, एल बोल रहा है। इनके बीच की दूरी को क्या बोला जा रहा है, एल बोला जा रहा है, ये। ठीक है। ये दूरी को जो है मान लेते हैं यहाँ से क्या, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूरी को जो है एल बोला गया। इसको जो है सॉरी एल बोला जा रहा है, इसको क्या बोला गया, एल बोला गया, इसको जो है एल बोला गया। तो आपसे पूछा गया है कि यदि एक स्ट्रिंग और गर्त के क्रमागत मध्य की दूरी जो है एल है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो तरंग दैर्घ्य जो है क्या होगा, तो आप जरा देखिए, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तरंग दैर्घ्य जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये देखिए क्या है यहाँ पे, ये आप समझ सकते, देखिए यहाँ से यह क्या है, ये आधा नहीं हो रहा है, ये यहाँ तक क्या है, ये आधा है। और फिर जो है इधर से देखेंगे तो ये आधा है, ये आधा आधा है, आधा आधा मिलके बोल रहा है एल है। इस तरह से देखेंगे तो ये क्या है, लैम्डा बाई टू ही तो है। अरे ये पूरी दूरी क्या है, ये पूरा का पूरा दूरी क्या है, लैम्डा बाई टू है। तो यहाँ पे आधा हो गया, फिर इधर का आधा हो गया, ये भी क्या है, लैम्डा बाई टू ही तो है। इतना दूरी क्या होगा, यही दूरी एल दिया गया है, तो एल बराबर होगा आपका लैम्डा बाई टू। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, लैम्डा बराबर हो गया 2l हो जाएगा। ठीक है। नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये जो दूरी है ये क्या दिया, एल दिया गया है, और ये जो दूरी है लैम्डा बाई टू तो है। जब लैम्डा बाई टू ये दूरी होती है, ये दूरी क्या है, मतलब एक पूरा, एक आधा सर्कल का पूरा, एक आधा चक्र, आधा चक्र। आधा चक्र कैसे बना, देखिए यहाँ भी आधा, यहाँ भी आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा आधा मिलके नहीं बना रहा है, यहाँ पे भी तो क्या हो रहा है, एक हाफ सर्कल एक कंप्लीट बना दे रहा है एक तरह से। तो ये दूरी जो है एल के बराबर होगी, तो लैम्डा बाई टू इक्वल टू एल होगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 2l हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 2l, आंसर क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा। तरंग का आयाम होता है, तरंग का आयाम कैसा होगा, तरंग का आयाम जो है, तरंग जो है आपका जो है अधिकतम विस्थापन होता है, मध्य स्थिति से जो है अधिकतम, यहाँ से जो है अधिकतम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आयाम। तो ये होता है तरंग का एक समय अवधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। तय की गई जो दूरी होती है ये नहीं होता है ना, तो चाल हो जाएगा, या फिर आपका जो है तय की गई दूरी। ठीक है, ये तो आपका तरंग दैर्घ्य हो जाएगा एक सेकेंड में। ठीक है। माध्यम के कणों द्वारा जो है मध्य स्थान के किसी एक तरफ की अधिकतम दूरी, ये हुई ना बात। तो माध्यम के कणों द्वारा जो है मध्य स्थान से किसी एक तरफ की जो है तय की गई अधिकतम, इधर भी हो सकता है, इधर भी तो हो सकता है, ये किधर भी तरफ अधिकतम दूरी होती है। एक सेकेंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, तरंग एक सेकेंड में तरंग कितना, तो वो लैम्डा के बराबर करेगा, एक तरंग की लंबाई के बराबर की दूरी नहीं। तो यहाँ पे होगा अधिकतम कितना जो है वो ट्रैवल कर रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कितना अधिकतम दूरी तय किया, ये है अधिकतम विस्थापन मध्य स्थिति से। अगला देखिए, किसी एकल आवृत्ति की आवाज, किसी एकल आवृत्ति की आवाज, एकल आवृत्ति की आवाज, एकल आवृत्ति की आवाज को हम लोग क्या कहेंगे। तो देखिए हमारे पास जो हम लोग जब बोलते हैं तो हमारे बोलने के दौरान क्या होती है, बहुत सारी हम लोग जो है अलग अलग आवृत्तियों की ध्वनियों को निकालते हैं, हम लोग बहुत सारी अलग 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 आवृत्तियों को निकालते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें से एक प्रोनाउंस होता है, एक ऐसी होती है जो बार बार निकलती है, उसी को हम बोलते हैं टोन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं, टोन। एक ऐसी ध्वनि है जैसे बोलता है आप इस टोन में बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर जो है एक एक जो है एक निश्चित आवृत्ति वाली ध्वनि को हम क्या कहेंगे, एक निश्चित आवृत्ति वाली ध्वनि को हम टोन बोलते हैं, टोन, जिसका मान जिसका उपयोग आप बार बार करते हैं। जैसे हम लोग सबकी एक टोन होता है, बोलने का एक टोन होता है, बोलने का एक टोन मतलब जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं तो हम लोग बहुत सारी जो है आवृत्तियों वाली ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, 220, 240, 260, 280, 320, लेकिन एक ऐसी आवृत्ति वाली ध्वनि होगी जो हम लोग बार बार उत्पन्न कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 240 आवृत्ति वाली ध्वनि वो है जो हम कुछ समय अंतराल के बाद बार बार प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, टोन कहेंगे। ठीक है, उसको टोन कहा जाता है। और हर्ट्ज तो हम लोग क्या मापते हैं, हर्ट्ज से हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी को मापते हैं। और हमारा पिच क्या होता है, ये तारत्व को बताता है, ये भी किस पे डिपेंड करता है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, नहीं फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है पिच आपका, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना हाई पिच, उतना ध्वनि सुरीली होगी। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण कैसे हो जाएंगे। देखिए
तो हवा के कण जो है कैसे हो जाएंगे, हम लोग को पता है कि जब भी ध्वनि जो है हवा के माध्यम से गुजरेगी तो ध्वनि कैसा हो जाएगा, तो हम ध्वनि जो है हमेशा संपीड़न और जो है विरलन के माध्यम से आगे बढ़ती है, और ध्वनि और जो है माध्यम के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ध्वनि और माध्यम के कण क्या होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, दोनों एक दूसरे के जो है समानांतर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो समानांतर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसी दिशा में गमन करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, उसी की दिशा में जिधर तरंग जाएगी उधर ही वो भी गति करेंगे, समानांतर होती है ना। हमेशा याद रखना कि जो अनुदैर्घ्य होती है, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है, तो इसमें जो कंपन व तरंग गति क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी दिशा में चले जाएंगे। लंबवत के कंपन नहीं करते, कंपन करते लेकिन निश्चित तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत हो जाती है। अनुप्रस्थ के लिए था, अगर ये होता ना, ये किसके लिए, देखिए अनुप्रस्थ के लिए था, ये जो स्टेटमेंट है ये अनुप्रस्थ के लिए, अनुप्रस्थ में लंबवत हो जाती, अनुप्रस्थ लंबवत हो जाती, जैसे प्रकाश वाला था, प्रकाश में लंबवत हो जाती है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ के लिए सही होता, ध्वनि के लिए नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ। ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। तो ध्वनि का कैसा, ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। तो सुनने की अनुभूति मतलब क्या, ध्वनि की अनुभूति जो है क्या पैदा करता है, तो यहाँ बोल रहा है कि जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, अनुगूंज और यांत्रिक ऊर्जा और कंपन। तो ध्वनि जो है हमेशा बिना माध्यम के तो ट्रेवल कर नहीं सकता, ध्वनि जो है बिना माध्यम के ट्रेवल कर नहीं सकता, ध्वनि को माध्यम चाहिए। अब ध्वनि को, जाहिर सी बात है जब ध्वनि को माध्यम चाहिए अगर गति करने के लिए, तो ध्वनि कैसी किरणें आ जाए, तो ध्वनि एक तरह का क्या है, यांत्रिक आ जाएगा। तो ध्वनि एक जो है यांत्रिक किरण होगी। तो ध्वनि जो है क्या हो, यांत्रिक, ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। तो साउंड क्या होता है, साउंड जो एक तरह का जो है मैकेनिकल वेव होता है, या फिर एक तरह का जो है मैकेनिकल आपका जो है मैकेनिकल जो है वेव है, मैकेनिकल जो है वाइब्रेशन है, जो हमारे जो है कानों को जो है सेंसिटाइज करता है, उसको जो है एक्टिव करता है, ताकि हम जो है चीजों को सुन पाए, उसको अनुभूत कर पाए। तो एक तरह से जो है यांत्रिक ऊर्जा है, हम इसको बोलेंगे। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि इसको माध्यम चाहिए, ध्वनि को माध्यम चाहिए। तो ध्वनि कैसी है, ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है। दूसरी क्या होता है, ध्वनि, ध्वनि जो क्या है, ध्वनि एक तरह का जो है यांत्रिक ऊर्जा भी है, ध्वनि एक तरह का ऊर्जा भी है। ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए। माध्यम कैसा, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव्य हो, चाहे गैस हो, लेकिन चाहिए इसको माध्यम। ध्वनि दूसरा कि कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अनुदैर्घ्य के लिए माध्यम चाहिए होता है ना, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम नहीं चाहिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अनुगुंज बार बार होगा, कंपन ऊर्जा वाइब्रेशन के थ्रू जो है जो ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये रहा हमारा जो है आज का सेशन, हम लोग जो है यहीं पे रोकेंगे। तो हमने जो है इसमें देखिएगा, इसमें ऑलरेडी आगे इसके पहले भी जो है 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया होगा, और अभी जो हमने इस यहाँ पे जो है 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये कुल मिला के जो है 75 हो गए होंगे। इसमें अभी एक और सेशन बचा होगा, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ।